हेलो साथियों, कैसे हो? सुयान एकेडमी में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, हमारी ये फर्स्ट ग्रेड की जो वीडियो लेक्चर सीरीज है, इसमें हमने अभी तक बहुत सारा जो पोर्शन है वो कर लिया। 100 से ऊपर हमारे वीडियोस हो चुके हैं। और आप सब लोगों की वजह से जो मेरा हौसला अफजाई हुआ और मैं इतने सारे वीडियो बना पाया हूँ, इसलिए आप सब लोगों का जो है वो धन्यवाद मैं ज्ञापित करता हूँ। और इसके साथ साथ है आप लोगों से फिर से गुजारिश है, क्योंकि आपकी फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है ना। उसका जो तो उसके अंदर जो है आप लोगों को पता है कि पोस्ट थोड़ी कम है, जैसा कि आपको पहले से पता है ना। तो पोस्ट कम, लेकिन घबराना नहीं है। जो लोग रेगुलरली आप 2 घंटे 3 घंटे या जितने भी आपको समय मिलता है, आप रेगुलर अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली एक वीडियो में आने वाले टाइम में ऐसा बना भी दूंगा, जिसके अंदर जो है आप लोग जो मतलब कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है वो मैंने वीडियो बना रखा है, सॉरी, है ना। तो वो वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को आप देख लीजिए। 15-20 मिनट का वीडियो होगा, जिसके अंदर मैंने आपको सारा उस तरीके से बताया है कि किस तरह से आपको तैयारी जो है वो करनी है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब हम जो है हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो इससे पहले जो है मैं आपको ट्रांजिस्टर का तक का, या फिर कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर फीडबैक और वो सारा मैं एफईटी वगैरह सब आपको करवा चुका हूँ, है ना। तो जब वो करवा चुका हूँ तो अब उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, क्योंकि ये जो पोर्शन है हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो पोर्शन है वो जो आपकी कॉमन एमिटर, जो कॉमन बेस है ना, जो सॉरी कॉमन एमिटर जो ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन है उसी पे सारा बेस रहेगा। ठीक है, तो अब मेनली क्या है, इसके इनसाइड में क्या है वो हमें नहीं जानना है कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है अंदर से कैसा है, उसमें जो है दो जो आपके पास ये एम्पलीफायर है वो आपस में कनेक्टेड है, वो सारी चीज़ें हम नहीं करेंगे। हमारा है कि ऊपर से पोर्शन हमारे फर्स्ट ग्रेड में कैसा आता है उस पर हम जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रेड में जो पोर्शन आता है उसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन और एक आता है क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ओपन लूप और क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन है, उस पर हम बात करेंगे। ओपन लूप जो है वो बहुत छोटा सा पोर्शन है, वो भी हम हो सकता है 15-20 मिनट में कवर कर लेंगे। देन उसके बाद में क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें भी मैं आपके बहुत अंदर तक नहीं जाऊँगा। ठीक है, जैसे इसके अंदर इससे आरसी कपल भी बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, सिमिट ट्रिगर भी इससे बनाते हैं, स्क्वायर वेव जो है आपके जनरेटर वगैरह सब बनाते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है वो मैं यहाँ पे नहीं करवाऊंगा, क्योंकि वो मैं जो है आपके नेट लेवल के कोर्स की है, तो उसकी बात मैं नहीं करूँगा। सिंपल जो ऑपरेशन एम्पलीफायर से क्या क्वेश्चन आपके बनते हैं, एडर के, सब्सट्रैक्टर के, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपके 100% यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक आज का जी। ठीक है, एक चीज़, इसको शॉर्ट में ओपन भी कहते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है, टॉपिक क्या है हमारा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल, पहले बात तो इसको क्यों कहते हैं ऑपरेशनल, क्योंकि जो ऑपरेशन आपकी होती है नॉर्मली, जो हम अभी जितनी भी कैलकुलेटर देख रहे हैं या कंप्यूटर देख रहे हैं, उन सब में मेनली जिसका यूज है ऑपरेशन, मैथमेटिकल जो ऑपरेशन होती है, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, इन सब पे किसका यूज होता है, इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का हम यूज करते हैं। ठीक है, वैसे क्योंकि डिजिटल में जाएंगे तो हम वहाँ पे फिर एडर, सब्सट्रैक्टर वगैरह वो सारी चीज़ें देखेंगे सही। ठीक है, तो कुल मिला के जो है जो सेमीकंडक्टर है, पूरी की पूरी आज की जो दुनिया चल रही है किस पे चल रही है, सिर्फ सेमीकंडक्टर पे ही चल रही है। ठीक है, उसी का एक पोर्शन हम ले रहे हैं, कौन सा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। मेनली इसकी जो ऑपरेशन होगी, इंटीग्रल, डिफरेंशिएशन, ये जो हमें जो भी चीज़ें हम मैथमेटिकली जो ऑपरेशन करते हैं वो सब किससे हो रहा है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर से हो रहे हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर सबसे पहले दिखता कैसा है, इसका जो सिंबॉलिक डायग्राम है वो आपको पता है किस तरह का होता है। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव इस तरह से होता है। ठीक है, नॉर्मली जो है हमारा नेगेटिव टर्मिनल जो है उसे इन्वर्टिंग बोलते हैं, और पॉजिटिव वाले को नॉन इन्वर्टिंग बोलते हैं। 2 टर्मिनल होते हैं इसमें। ठीक है, इनपुट के लिए कितने होते हैं, 2 टर्मिनल है, एक है हमारे पास इन्वर्टिंग टर्मिनल और एक है नॉन इन्वर्टिंग। जो नेगेटिव वाला है उसे हम क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव साइन से इसको लिख रहे हैं, उसको इन्वर्टिंग टर्मिनल, और पॉजिटिव वाले को लिख रहे हैं अपन नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ये इसका आउटपुट होगा। यहाँ पे आउटपुट में जो भी हमें वोल्टेज मिलेगी वो बाकी बात है, देख लेंगे। ठीक है, पावर सप्लाई जो होती है इसको इस तरह से देते हैं हम लोग। ठीक है, प्लस VCC और माइनस VCC से देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ जो वोल्टेज हम देंगे इसे V2, इसे V1 कहेंगे। ये जो टर्मिनल है इसे कौन सा कहेंगे, इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक है, और ये टर्मिनल कौन सा है, नॉन इन्वर्टिंग। ठीक है, 2 टर्मिनल होंगे, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, ये इस तरह के जो है वो टर्मिनल हो जाएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ जो आउटपुट वोल्टेज होगी, अगर आप दोनों पे वोल्टेज दे रहे हैं तो यहाँ जो इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज होगी इसे बोलते हैं VID। ठीक है,
वी आई डी का मतलब क्या है, डिफरेंशियल वोल्टेज है ना, इन दोनों का डिफरेंस जो वोल्टेज है वो, और वो क्या होगा V1 माइनस V2। आउटपुट में आपको उसके जो भी इसका मान लीजिए ए जो है इसका क्या है एम्प्लीफिकेशन कांस्टेंट है, तो आपको बाहर वो एम्प्लीफिकेशन कांस्टेंट उससे मल्टीप्लाई होकर आपको बाहर मिल जाएगा। ठीक है, तो ए क्या होगा, ए जो है वो होगा, क्या लेते हैं हम, ए का मतलब है एम्प्लीफिकेशन कांस्टेंट है ना, प्रवर्धन गुणांक। प्रवर्धन का मतलब क्या, बढ़ा के देना। तो किसको बढ़ाएगा, आउटपुट अपॉन इनपुट। जब भी हम प्रवर्धन की बात करते हैं तो क्या लेते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो ये वाली जो है आपके पास इसका एम्प्लीफिकेशन कांस्टेंट जो है वो इस तरह से हम देंगे। ठीक है, ए जो है वो क्या हो जाएगा, वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट जो है वो एम्प्लीफिकेशन कांस्टेंट हो जाएगा। और वी आई डी मैंने आपको लिख दिया, डिफरेंस वोल्टेज है। डिफरेंस इसका इन जो हमारे टर्मिनल है नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग उन दोनों के उस पर जो वोल्टेज हम दे रहे हैं उसका डिफरेंस जो है वो ये हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, भेद प्रवर्धक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भेद प्रवर्धक भी, या है ना। चलिए, तो यहाँ से जो है ये नॉर्मली इसकी बेसिक जो चीज़ें हैं वो बेसिक चीज़ें हमारे पास यहाँ हो गई। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये जो ए होता है ना, ये क्या है, ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। जब इसको हम यूज़ करते हैं तो दो तरह से यूज़ करते हैं, एक ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन और एक होता है क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन कि मान लीजिए आपने कोई फीडबैक नहीं दिया है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और अगर मान लीजिए आप फीडबैक देते हैं तो फीडबैक दो तरह से हो सकता है। ये जो फीडबैक आउटपुट का आप नॉन इन्वर्टिंग वाले टर्मिनल पे दे सकते हैं और इन्वर्टिंग वाले टर्मिनल पे दे सकते हैं। दोनों तरह की आप चीज़ें ले सकते हैं। नॉर्मली हम लोग किस पे देते हैं, नॉन इन्वर्टिंग वाला जो केस है वो इंपॉर्टेंट ज़्यादा होता है, तो उसी पे हम इसको बात करने वाले हैं। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो किस पे जाएगा ये वाला, तो उसे क्लोज, तो वो उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन के केस में ये ध्यान रखना, ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन के केस में ये जो वैल्यू है ए, ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। ठीक है, ये क्या होती है, बिग वैल्यू होती है, या इसको लार्ज कह देता हूँ, देखते हैं लार्ज वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या होती है, लार्ज होती है। और नॉर्मली अगर आइडियल केस में देखें तो आइडियल केस में कितनी होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है, आइडियल केस में कितनी होनी चाहिए, इनफाइनाइट, लेकिन आइडियली इनफाइनाइट नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि हम पावर सप्लाई जो दे रहे हैं VCC, वही आपको आउटपुट में मैक्सिमम वोल्टेज मिल सकती है। ये कितनी मिल सकती है, जो VCC हम दे रहे हैं उससे ज़्यादा नहीं मिल सकती, जो हम इसको पावर सप्लाई दे रहे हैं उससे ज़्यादा वोल्टेज नहीं मिल सकती। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब इसका आप ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो मैं ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता हूँ। ठीक है, अच्छा, दो तीन चीज़ें और हैं इसके साथ में, है ना। ये प्रॉपर्टीज कुछ आप लिख लेना, क्योंकि ये आपको डायरेक्टली पूछी जा सकती है। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, ये क्या है आपके पास, याद रखने वाली चीज़ें हैं। पहला चीज़, इसका क्या होगा, इनपुट रेजिस्टेंस होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस भी होगा। तो जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इसका वो लो होगा। ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, सॉरी इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, वेरी हाई, यानी कि करीबन करीबन इनफाइनाइट के आसपास होगा। ठीक है, तो जो पहला केस क्या है कि इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस है, ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, आई इनपुट जो है वो होना चाहिए इनफाइनाइट, या आइडियल केस है ना, ये क्या है, आइडियल केस। और वैसे क्या होगा, इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो होगा लार्ज। ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका लार्ज होगा, यानी कि क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। आइडियली क्या होगा, इनफाइनाइट। क्यों, तो आप देखिए जब आप इसको सोल्व करेंगे तो एक चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो है पॉइंट, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, अगर इसको अपन नॉर्मली उसको देखते हैं तो ये होता है वर्चुअल ग्राउंड। इसे हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल ग्राउंड। और जब भी आप ग्राउंड करते हैं तो पोटेंशियल कितना होता है, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करती इसके अंदर, ऐसा कहने का मतलब मेरा ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ वर्चुअल ग्राउंड होने का मतलब है कि रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा उसका, इनपुट वाला इनफाइनाइट। तो इसका मतलब क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है इसका, लार्ज होता है। ठीक है, दूसरा केस, दूसरी प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है इसके अंदर कि आउटपुट रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, लो होता है ना। आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, लो। तो आउटपुट रेजिस्टेंस जो होता है वो वेरी लो। ठीक है, और आइडियल केस में क्या होना चाहिए, आउटपुट टेंडिंग टू जीरो। क्या होगा, टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, तीसरा पॉइंट प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी है इसके अंदर कि ओपन लूप गेन, गेन जो होता है, तीसरा क्या है, ओपन लूप गेन। अभी मैंने आपको बताया था ये वाला, है ना। तो ओपन लूप गेन, ये जो ओपन लूप गेन है, ये ओपन लूप गेन क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये होता है वेरी लार्ज। ठीक है, टेंडिंग टू क्या होता है, इनफाइनाइट। जब भी मैं इनफाइनाइट या जीरो कर रहा हूँ तो वो क्या चीज़ है, वो सब आइडियल केस है, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, आइडियल केस में क्या होता है, ये चीज़ होती है। ठीक है,
तीसरा जो है वो है CMMR, जिसे कहते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। वो क्या होगा, वो भी होगा हाई, यानी कि टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ठीक है, जिसे बोलते हैं CMMR, कॉमन मोड सॉरी CMRR, सॉरी CMMR नहीं, CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, CMRR। तो CMRR है वो क्या होगा, CMRR जो होगा वो होगा वेरी लार्ज, ठीक है। तो CMRR जो है वो टेंडिंग टू क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट इन आइडियल केस, ठीक है। ये 4 प्रॉपर्टी है, इस पे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, ठीक है। आउटपुट रेजिस्टेंस लो यानी कि 0 टेंडिंग टू, ओपन लूप गेन ए जो है वो क्या है, लार्ज यानी कि इनफाइनाइट। देन उसके बाद CMRR इसको लिख लेना, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो जो है ये क्या होगा, वेरी लार्ज। ये कितना होता है, इनफाइनाइट। इसका मतलब समझाता हूँ मैं आपको। इसका मतलब ये होता है कि जब आप मान लीजिए इस वाले और इस वाले पे क्या करते हैं कि V1 और V2 बराबर कर देते हैं, ठीक है, यानी कि कॉमन जो वोल्टेज है वो इनपुट में देते हैं। इनपुट में क्या करते हैं, कॉमन वोल्टेज देते हैं। तो कॉमन वोल्टेज होने का मतलब VIT कितना होना चाहिए, ठीक है। तो VIT जो है वो आपका होना चाहिए 0। कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि दोनों का क्या है, दोनों का जो है वो क्या है, इक्वल है, और इनका डिफरेंस क्या है, VID। तो VID कितना हो गया, 0। जब VID 0 हो गया तो इसका मतलब A कितना हो गया, V आउटपुट अपॉन 0, दैट इज इनफाइनाइट। पर नॉर्मली ये जो VID है ये क्या होता है, 0 नहीं होता, क्योंकि आप अगर इसके इनबिल्ड अगर देखते हैं इसका अंदर से बना हुआ कैसा है, तब आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। जब आप मास्टर डिग्री पे जब आपने पढ़ा होगा तो देखा भी होगा। ये क्या है, एक तरह के इसमें कॉमन एमिटर जो है वो कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉमन बेस जो उन दोनों को अपन कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एक पावर सप्लाई देते हैं, देन उसके बाद में दोनों तरफ से आप क्या करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो जो ट्रांजिस्टर है उसमें से पहले कौन सा कंडक्ट करता है उस पर डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो कोई ट्रांजिस्टर ज़्यादा कंडक्ट करेगा, कोई कम कंडक्ट करेगा। तो ये जो वैल्यू आती है ये क्या होगी, टेंडिंग टू 0 होगी, लेकिन इक्वल टू 0 नहीं होगी, है ना, कि बहुत कम वैल्यू आएगी, लेकिन इक्वल टू 0 कभी नहीं होती। क्योंकि ट्रांजिस्टर जब हम बनाते हैं तो ऐसा नहीं कि हम एक एक इलेक्ट्रॉन या एक एक एटम गिन गिन के डालते हैं उसमें, ठीक है। अगर आप NPN वाला बनाते हैं या PNP बनाते हैं तो ऐसा तो नहीं गिन गिन के डालते हैं, है ना। कुछ 100 200 500 ऊपर नीचे हो सकता है, तो ऊपर नीचे हो सकता है, इसका मतलब कंडक्शन भी चेंज होगा, तो करंट की वैल्यू चेंज होगी, करंट की वैल्यू चेंज होगी, तो यहाँ पे वोल्टेज का डिफरेंस है वो भी क्या होगा, चेंज हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है, ये जो वैल्यू आपको मिलती है क्या, आइडियली तो क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट, लेकिन ये इनफाइनाइट कभी होती नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो वोल्टेज है इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू रह जाती है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, ठीक है। तो ये जो बेसिक जो है ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन के बारे में वो आपने देख लिया होगा, ठीक है। चलिए, तो और ए तो ये मिल गया आपको। अच्छा, CMMR होता क्या है वो लिख लीजिए आप। तो CMRR का मतलब है कि आप जब यहाँ पे वोल्टेज दे रहे हैं, एक बार कौन सी दी आपने, VID, है ना, V1 और V2 बराबर दे दी, और एक बार डिफरेंशियल वोल्टेज, 2 चीज़ दी है, ठीक है। तो जब आप इसके अंदर कॉमन वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक है, जब कॉमन वोल्टेज दे रहे हैं तो इसका क्या मिलेगा आपको, एक AC मान लो उसको। AC का मतलब क्या है कि कॉमन मोड के ऊपर जब आपने कॉमन वोल्टेज दी है, कॉमन वोल्टेज देने पे इसका जो भी एम्प्लीफिकेशन कांस्टेंट आया, यानी कि गेन जो आया, वो गेन कितना है, ये है। इसी तरह से मान लीजिए आपने डिफरेंट वोल्टेज दी, ठीक है, कि V1 इज नॉट इक्वल टू V2, ठीक है, V1 इज नॉट इक्वल टू V2। उस केस में आपको क्या मिलेगा, एक और ये आपको V आउटपुट अपॉन VID ये मिलेगा, ठीक है। तो 2 आपको क्या मिलेंगे, गेन मिलेंगे। एक मिलेगा कॉमन वोल्टेज के लिए गेन, और एक किसके लिए मिलेगा, जो अपनी डिफरेंट वोल्टेज है उसके लिए गेन मिलेगा, ठीक है। तो इनको कहेंगे क्या, डिफरेंशियल गेन। ये क्या होगा, डिफरेंशियल गेन, और ये क्या होगा, कॉमन वोल्टेज गेन, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंस वो होगा, यानी कि, ठीक है, यानी कि CMRR का मतलब है कि आपने इस ओपन लूप गेन में 2 वोल्टेज दिए, एक तो बार बराबर वोल्टेज दिए, तो यानी कि कॉमन वोल्टेज दिए। जब कॉमन वोल्टेज दिए इसका मतलब क्या हो गया, कॉमन वोल्टेज के केस में आपको ये मिल जाएगा। ये मैंने जो लिख रहा हूँ ना इनफाइनाइट, ये आइडियल केस है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, है ना। ये टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा, क्या होगा, टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो ऐसा केस मिलेगा। दूसरे वाले में ये मिलेगा। ये जब दोनों वोल्टेज आपको मिल जाएगी उस केस में आपने वोल्टेज का दोनों जो गेन है वो मिल जाएंगे। उस गेन को इस तरह से रखेंगे तो AD अपॉन जो AC होगा वो हमारा क्या होगा, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। और यहाँ मैंने एग्जाम्पल आपको लेके समझाया था, क्योंकि ये इनफाइनाइट है तो हम क्या ले रहे हैं, नीचे जो है ये क्या ले रहे हैं, VID ले रहे हैं। तो VID ले रहे हैं तो वो कितना हो जाएगा, अपने आप ही इनफाइनाइट हो गया,
ठीक है, सॉरी कॉमन वाला कहाँ गया, कॉमन, हाँ ठीक है। चलिए, तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी, ये क्या आनी चाहिए, हाई आनी चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू अगर हाई आएगी तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो है ये क्या बोलते हैं कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं इसमें। लिख लिया होगा ये आपने, है ना। ठीक है, ये पावर गेन का तो है, ये फॉर्मूला आपकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपके लिए इनपुट ऑफसेट वोल्टेज वगैरह पे भी नहीं जाएंगे। हाँ, अब आ जाते हैं इसके ओपन लूप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसी होती है। ठीक है, तो ओपन लूप कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, जो ओपन लूप कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसी होती है उसकी हम बात यहाँ पे करना चाहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि दो तरह की इसमें इक्वेशन ग्राफ बनेंगे, दोनों ग्राफ आप बना सकते हैं। एक आइडियल ग्राफ होगा और एक होगा हमारे पास, ठीक है। पहले जो मैं केस ले रहा हूँ कौन सा ले रहा हूँ, आइडियल वाला केस, कि आइडियल में क्या होना चाहिए। आइडियल केस में क्या होगा कि जब हम इस पे कोई भी वोल्टेज देंगे, है ना, तो मैंने आपको क्या कहा, ये क्या होता है, वेरी हाई, ये क्या होता है, वेरी हाई। लेकिन मैंने एक चीज़ और कही थी कि इस आउटपुट वोल्टेज कितना हो सकता है, आउटपुट वोल्टेज जो आप बाहर से पावर सप्लाई दे रहे हो उससे ज़्यादा कहाँ से होगा, अंदर से जनरेट करेगा नहीं वोल्टेज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर ये प्लस VCC और यहाँ कितना है, माइनस VCC है। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पर कोई वोल्टेज देंगे, डिफरेंशियल वोल्टेज कोई भी अगर आप देंगे, तो क्या होगा, कितनी भी वोल्टेज है, थोड़ी सी वोल्टेज है तो भी क्या होगा, अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू कितनी है, 1000 है, तो आपने 0.1 दिया तो भी आपको कितनी मिली, VCC कितनी होती है, करीब करीब 15, जो नॉर्मली आप देखोगे 15 वोल्ट, है ना, जो सेमीकंडक्टर किस में काम करते हैं, 15 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट ऐसे काम करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब जैसे ही आप इसको थोड़ी सी वोल्टेज देंगे, यानी कि पॉइंट में ही कुछ वोल्टेज हुआ डिफरेंस में, तो क्या होगा, ये सीधा सीधा काम पहुंच जाएगा, VCC जो मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल सकती है, ये मिल सकती है। तो आपको ग्राफ कैसा मिलेगा इसमें, इस तरह से। ठीक है, ये आपको क्या मिलेगा, ग्राफ मिलेगा। क्यों मिलेगा आइडियल केस में, क्योंकि जैसे ये डिफरेंस, अगर मान लीजिए पॉजिटिव डिफरेंस हुआ तब क्या मिल जाएगी आउटपुट, ये मिल जाएगा। अगर नेगेटिव डिफरेंस हुआ तो आउटपुट क्या मिल जाएगा, ये वाला आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये आउटपुट कब मिलेगा, ये तब मिलेगा जब V1 ग्रेटर देन हो V2 से, और ये आउटपुट कब मिलेगा, जब V1 लेस देन हो V2 से। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वाला जाएगा तो नेगेटिव वोल्टेज में चल जाएगा और पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव में। लेकिन नॉर्मली होगा क्या, नॉर्मल जो केस है आपके उसके अंदर, जैसे मान लीजिए ये प्लस VCC और ये माइनस VCC है, तो जो हमारा नॉर्मल केस है उसके अंदर आपको इस तरह से ये वैल्यू मिलेगी कि कुछ वोल्टेज के बाद जाके ये क्या होगा, ग्राफ आपको इस तरह से मिलने वाला है। ठीक है, ये कौन सा है, ये हमारा जो नॉर्मल केस है, जिसको एक्चुअल केस कह सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल केस में आपको जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा, इस तरह का मिलेगा, कुछ एक वोल्टेज के बाद जाके आपको ये आउटपुट इस तरह का मिलने वाला है। ठीक है, चलिए, तो इससे ज़्यादा ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में कुछ भी नहीं आता। ठीक है, इस ग्राफ से क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, कैसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। नॉर्मली आपको ये ध्यान रखना है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की मैंने जो 4 चीज़ें लिखी है, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, ठीक है, उसके बाद गेन, और गेन के बाद में CMRR यानी कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। तो ये चारों जो चीज़ें हैं ये क्या क्या होंगी उस पर आपको मेनली फोकस करना है। ठीक है, चलिए, तो मैं एक कोई न्यूमेरिकल देख लेता हूँ ओपन लूप का। ओपन लूप का वैसे पूछते नहीं है न्यूमेरिकल, तो ओपन लूप ओपन लूप ओपन लूप, ये क्वेश्चन रहेगा ओपन लूप का कि आपके पास इस तरह से कोई इनपुट गिवन है, ठीक है,
ये आपके पास मान लीजिए इनपुट गिवन इनपुट वोल्टेज है ना, और देन उसके बाद में ये मान लीजिए कि ऐसे आगे बढ़ रही है, ठीक है। टाइम के रेस्पेक्ट में ये वोल्टेज गिवन है, तो और इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू मान लीजिए ये यहाँ तक 1 वोल्ट है। कितनी है? 1 वोल्ट है। देन उसके बाद में जो है आप क्या करते हैं इसको, एक आपको इसमें डायग्राम दे, अच्छा मैं इसमें क्योंकि थोड़ा बड़ा है तो इधर ही बना देता हूँ डायरेक्टली। चलो इसको मैं एक बार यहीं सोल्व कर लेता हूँ, देन उसके बाद फिर आगे दूसरा क्वेश्चन करेंगे, उधर कर लेंगे, ठीक है। इसको मैं अपने हिसाब से छोटा सा क्वेश्चन बना देता हूँ। चलिए, ये आपकी कोई वोल्टेज है V जो इस तरह से आपको गिवन है ना। देन उसके बाद में आपको क्या है, ओपन लूप गेन इसका फाइंड आउट करना है कि ओपन लूप गेन अगर लेते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, ठीक है, तो वो क्या होगा। उसकी आउटपुट जो वोल्टेज है, ओपन लूप है, ओपन लूप के अंदर ये पूछा गया है कि आउटपुट जो गेन है वो कितना होगा या उसकी ग्राफ कैसा होगा। तो आउटपुट का अगर मैं ग्राफ देखता हूँ क्या होगा हमारे पास, तो यहाँ से लिए आप, ये इस तरह का ग्राफ होता है इसका ओपन लूप का, ठीक है। ये हमारे पास इधर टाइम चल रहा है और इधर हमारी ये वोल्टेज चल रही है, ठीक है। तो आप देखिए, मैंने आपको क्या कहा था, इनिशियल केस के अंदर जब आप इसकी बात करते हैं इस वाले केस में, तो आपने आउटपुट वोल्टेज, अच्छा यहाँ पे जो वोल्टेज है मान लीजिए कि आपने ये जो वोल्टेज है वो कितनी दे रखी है, 0 वोल्ट दे रखा है। इस क्वेश्चन में आपको ये भी गिवन है कि जो V2 है आपका ये कितना है, ये V1 है, और जो V2 है वो कितना है, 0 है। सपोज कर लीजिए V2 कितना है, 0 है। तो जब V2 0 है और V1 आपको ये गिवन है, यानी कि ये कौन सा है, ये तो इन्वर्टिंग टर्मिनल का जो है, इन्वर्टिंग के लिए ये है, और नॉन इन्वर्टिंग पे जो है आप ये वाली वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। जब नॉन इन्वर्टिंग पे ये वाली वैल्यू दे रहे हैं तो क्या होगा, सिंपली अब आप देखिए ये 0, तो डिफरेंस कितना होगा, VID जो होगा इस वाले केस में अगर मैं लिखूं VID वो कितना होगा, V1 माइनस V2, तो V2 तो कितना है 0 के बराबर, तो VID किसके बराबर होगा, V1 के। अब V1 वोल्टेज यहाँ जा रही है, तो आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, आउटपुट के अंदर जो वोल्टेज मिलेगी उसके अंदर क्या हो जाएगा, बड़ा सिंपल सा है कि आउटपुट वोल्टेज आपको, अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, अगर VID पॉजिटिव है, ठीक है, VID अगर पॉजिटिव है तो आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगी आपको, प्लस VCC मिल जाएगी, ठीक है। और अगर VID नेगेटिव है तो आउटपुट वोल्टेज क्या मिल जाएगी, माइनस VCC, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। आइडियल केस की बात कर रहे हैं, है ना। तो आइडियल केस में क्या होगा कि अगर इसके इक्वल है, मान लीजिए कि जो है ये आपके पास V1 और V2 है ना, VID था, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ VID क्या हो रहा था, यहाँ VID हो रहा था नेगेटिव, और यहाँ VID क्या हो रहा है, यहाँ VID हो रहा है पॉजिटिव, ठीक है। जब VID पॉजिटिव है नेगेटिव है तो आपको इस तरह के ग्राफ इसमें मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये है हमारा VID और ये है हमारा V आउटपुट, ठीक है। तो आ जाइए इसके अंदर, अब यहाँ पे देखें तो VID क्या होगा, VID होगा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि V2 तो कितना है 0 और V1 कितना है, पॉजिटिव चल रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही स्टार्टिंग करोगे स्टार्टिंग में आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, फिर जब इससे आगे जाएंगे तो क्या होगा, इस वाले पॉइंट के ऊपर, इस वाले पॉइंट के बाद में, यानी कि ये मान लीजिए पॉइंट O है, ये A है, और ये जो है पॉइंट क्या है आपका B है, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ तक, यानी कि इस A पॉइंट तक 0 से आपको क्या मिलेगी, प्लस VCC मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ से क्या हो रहा है, वोल्टेज नेगेटिव हो गई, तो वोल्टेज नेगेटिव होते हैं आपके मतलब VID क्या हो गया, नेगेटिव, VID नेगेटिव तो क्या मिलेगा आपको, माइनस VCC। तो इस केस के अंदर मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ से सीधा कहाँ पहुँचेंगे, माइनस VCC पे, कहाँ पहुँचेंगे, माइनस VCC पे। अगली वोल्टेज आपको क्या मिलेगी, ये वाली, ठीक है, और पॉइंट B पे पहुँच जाएंगे। तो ये चाहे कैसा भी हो, है ना, ये चाहे कैसा ही हो, हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर हमारा VID जो डिफरेंशियल वोल्टेज है वो डिफरेंशियल वोल्टेज पॉजिटिव है तो आपको प्लस VCC आउटपुट मिलेगा, और नेगेटिव है तो माइनस VCC मिलेगा, बस। और उसके अलावा कुछ भी चीज़ पे हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, चाहे कैसी भी वोल्टेज आए आपको आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा, प्लस VCC और माइनस VCC में मिलेगा। ओपन लूप की ध्यान रखना, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, ओपन लूप गेन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा हमें कोई ज़्यादा सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस पर मैं ज़्यादा ध्यान अब दूंगा नहीं आप पे, क्योंकि क्लोज लूप का जो है वो क्वेश्चन आपके पास आने वाला है। ओपन लूप में कोई क्वेश्चन यहाँ से मैंने देखा नहीं है पूछा गया हो कभी। ओपन लूप में अगर पूछते हैं तो प्रॉपर्टी पूछ लेते हैं कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है ना। तो उसमें रेजिस्टेंस के बारे में, या फिर मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन में से पूछ लेंगे कौन सा जो है वो ओपन लूप गेन की प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। चारों में से क्या कर देंगे, CA में आपको बोल दिया कि लो होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इनपुट, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, तो इस तरह की कोई चीज़ आपको दे सकते हैं, तो वो चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि
जो आपका फीडबैक है उसके ऊपर, ठीक है। तो फीडबैक पे आते हैं तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो फीडबैक होता है, मैंने आपको पहले ही कहा था, वो होता है नेगेटिव फीडबैक। देखिए जब मैंने आपको फीडबैक पढ़ाया था तब भी ये कहा था कि पॉजिटिव फीडबैक जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ काम आता है, जब आप ऑसिलेटर की बात करते हैं तो पॉजिटिव फीडबैक काम आता है, जहाँ पे हमें जो है क्या करना होता है कि सिर्फ गेन को बढ़ाने पे ध्यान होता है, हमें उसकी क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करते। डिस्टॉर्शन बढ़ रहा है तो बढ़ रहे हैं, नॉइज बढ़ रही है तो बढ़ रही है, ठीक है। उसका जो है हम क्या बोलते हैं कि जो उसका एरिया है, मान लो बैंड गैप है, ठीक है। तो बैंड गैप है वो चाहे कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, उस पर हमें कोई, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक जो मैंने आपको जो पढ़ाया था तब एक चीज़ कही थी कि नेगेटिव फीडबैक है वो बेस्ट है किसकी बजाय, पॉजिटिव की बजाय। क्यों? क्योंकि उसमें नॉइज, डिस्टॉर्शन, बैंडविड्थ जो है, नॉइज और डिस्टॉर्शन कम हो जाते हैं, बैंडविड्थ बढ़ जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव फीडबैक जो है वो ज़्यादा बेटर है बजाय कि पॉजिटिव फीडबैक के, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह काम आता है, वो कौन सा है, आपको मैंने बताया था जब हमने ऑसिलेटर पढ़ा था कि ऑसिलेटर एक ऐसी चीज़ है जहां पॉजिटिव फीडबैक काम आता है, बाकी सब जगह नेगेटिव फीडबैक ही चलता है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर हम पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सा होगा, नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर है। नेगेटिव फीडबैक में भी जो है दो तरह के एम्पलीफायर हो सकते हैं, एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और दूसरा होता है नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इसमें पहला जो कॉन्फ़िगरेशन हम लेंगे वो लेंगे नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है तो कैसा होगा उसके बाद में पहले कर लेता हूँ डायग्राम क्या होगा उसका। तो आप देखिए कि ठीक है, अगर ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन है तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। क्यों बोलेंगे नॉन इन्वर्टिंग, वो इसलिए बोलेंगे कि आपने क्या किया है, सबसे पहले इस पर है नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या है कि आपने कौन से टर्मिनल पे दिया है, जो वोल्टेज सॉरी आपने जो फीडबैक किया वो फीडबैक कौन से टर्मिनल पे किया है, नॉन इन्वर्टिंग वाले टर्मिनल पे आपने पहले तो फीडबैक किया है, ठीक है। दूसरा नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, क्यों, क्योंकि जो वोल्टेज आप दे रहे हैं, देखो इसको आपने क्या किया है, जो इन्वर्टिंग वाला वो है उसको आपने क्या कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया है, ठीक है। नॉन इन्वर्टिंग का मतलब क्या है कि, अच्छा उल्टा लग देगा, सॉरी नॉन इन्वर्टिंग है तो नॉन इन्वर्टिंग का मतलब क्या है कि नॉन इन्वर्टिंग वाले पे आप क्या देंगे, एक वोल्टेज देंगे, ठीक है। नॉन इन्वर्टिंग वाले पे क्या देंगे, वोल्टेज सोर्स लगाएंगे, और इन्वर्टिंग वाले को क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे, ठीक है। पहले मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है। अब नॉन इन्वर्टिंग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि नॉन इन्वर्टिंग वाले पे क्या देंगे, इनपुट देंगे। तो ये जो हम लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन, इस कॉन्फ़िगरेशन में ये है कि किस टर्मिनल पे आप इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इनपुट ऑन नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक है। अगर इनपुट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर दे रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या, फीडबैक ऑलवेज यही रहेगा कि जो आपका यहाँ से अगर आप लेते हैं फीडबैक, तो फीडबैक RF एक रेजिस्टेंस के थ्रू कहाँ दे रहे हैं, हम इस वाले पॉइंट पे दे रहे हैं, है ना, नेगेटिव वाले इन्वर्टिंग वाले पे, तो इसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं। तो फीडबैक ऑलवेज क्या रहेगा, नेगेटिव फीडबैक। देन उसके बाद में नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है इनपुट वोल्टेज अगर आप नॉन इन्वर्टिंग पे देते हैं तो नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है, और इनपुट वोल्टेज अगर आप इन्वर्टिंग वाले पे देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले चलते हैं किसमें, नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। अब यहाँ से बहुत सारी जो है चीज़ें आपके दिमाग में आ रही होगी, है ना, कि हम ये क्या चीज़ कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो आपको मैं पहले बताता हूँ, ये आप पहले पढ़ चुके हो ऑपरेशन एम्पलीफायर, क्योंकि सिंपली एक दो क्वेश्चन आने वाले हैं सिंपल, तो मैं सिंपल चीज़ें आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर तक मैं नहीं जा रहा हूँ, आपको सिर्फ सीधा दिमाग में याद रखने वाली चीज़ें हैं कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, ठीक है। इसका जो है एम्पलीफिकेशन कांस्टेंट या फिर कह सकते हैं जो गेन होता है वो भी मैं डायरेक्ट लिखूंगा, उसका जो है इक्वेशन सोल्व करके, आपको नहीं बताऊंगा कि जो पूरी एक पेज की, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको दिमाग में रखना है कि इसका जो एम्पलीफिकेशन कांस्टेंट अगर होगा AF, ठीक है। ए तो कब था, ए तो तब था जब ये
ओपन लूप में था। अब AF कब हो गया, जब आपने फीडबैक दे दिया। तो फीडबैक देने के बाद में कौन सा नॉन इन्वर्टिंग वाला है, तो इसमें होता है 1 + RF/R1, ठीक है। ये आपका क्या होगा, एम्प्लीफिकेशन कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। अच्छा, इसको मैं दूसरी तरीके से ये भी लिख सकता हूँ कि AF = V output/V input, ठीक है। V output/V input, और V input कौन सी है हमारे पास, जो ये हम यहाँ से वोल्टेज दे रहे हैं, ये है हमारे पास V input वोल्टेज, ठीक है। कोई समस्या नहीं है। चलिए, तो ये जो है कॉन्फ़िगरेशन आपको दिमाग में आ ही गया होगा इससे, ठीक है। और ये जो है आपको डायरेक्टली याद रखना है, ये वैल्यू जो है ये आपको याद रखनी है, बार बार मैं कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो पड़ेगा वो इस क्वेश्चन पे ही पढ़ने वाला है, ठीक है। कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट केस में हम चलते हैं। जैसे मान लीजिए बात कर लेता हूँ मैं किसकी, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देके उससे बात हम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसके अंदर, या पहले इन्वर्टिंग वाला, चलो पहले इन्वर्टिंग वाला भी देख लेते हैं एक बार, है ना, तो दोनों एक साथ ही हो जाएगा। दूसरा है इन्वर्टिंग वाला, तो इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ कि जो आप इनपुट देंगे, इनपुट ऑन, इनपुट अप्लाइड ऑन, है ना, इनपुट अप्लाइड, इसमें अप्लाइड कर लेना, इनपुट अप्लाइड ऑन किसका होगा, इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक है। इनपुट कहाँ देना है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, ठीक है। तो फीडबैक क्या रहेगा, सेम रहेगा। चलिए फीडबैक सेम कर देते हैं। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये आपका आउटपुट हो गया। आउटपुट से आप क्या करेंगे, एक फीडबैक लेंगे रेजिस्टेंस RF के थ्रू, ठीक है। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ग्राउंडेड, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस लगाया यहाँ पे, एक सेकेंड, ये यहाँ फीडबैक, और यहाँ जो रेजिस्टेंस है वो R1 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये फीडबैक वाला पोर्शन है। अब ये क्या कर देंगे, जब आप इन्वर्टिंग को क्या कर देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, सॉरी, है ना, इसको जो है वो ग्राउंडेड कर देते हैं, और इन्वर्टिंग वाला है तो इस इन्वर्टिंग वाले पे आप क्या करते हैं, इनपुट वोल्टेज दे देते हैं। इन्वर्टिंग वाले पे क्या देते हैं, इनपुट वोल्टेज दे देते हैं। तो उस केस में ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। क्योंकि हमने इनपुट अप्लाइड किया, इनपुट वोल्टेज को क्या दिया, इनपुट जो अप्लाइड ऑन इन्वर्टिंग टर्मिनल, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अपने इनपुट को अप्लाई किया है, ठीक है। तो इस केस के अंदर जो आपके पास ये एफ मिलेगा, वो एफ कितना मिलेगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। V output/V इनपुट, ठीक है। और यहाँ पे V इनपुट क्या है, ये VID का इक्वल ही है, क्योंकि इससे क्या बोलते हैं अपन, वर्चुअल ग्राउंड, ठीक है। इसी में अगर देखोगे तो यहाँ वैल्यू कितनी है, 0। तो ये जो आपके पास यहाँ मिल रहा है ये VID है, और ये VID किसके इक्वल है, ये V इनपुट के इक्वल है, ठीक है। यहाँ VID कितना है, यहाँ पे V इनपुट के इक्वल है, क्योंकि आप यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं दे रहे हैं टर्मिनल पे, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा -RF/R1, ठीक है। कितना होगा, -RF/R1, ये भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो जब इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में है तो आपको पास एम्प्लीफिकेशन कॉन्स्टेंट या गेन कितना आएगा, वो आएगा -RF/R1। माइनस क्यों है, क्योंकि आप देखिए इन्वर्टिंग का मतलब भी क्या है, क्योंकि वोल्टेज को इन्वर्ट कर रहा है ना, वोल्टेज जो है आपको नेगेटिव में मिल रही है उधर, और इधर क्या हो रहा था, वोल्टेज पॉजिटिव में जो है इसका पॉलरिटी, उसी पॉलरिटी में आपको वापस इधर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मिलेगी, नेगेटिव है तो नेगेटिव मिलेगी। इधर पॉजिटिव अगर अप्लाई हो रही तो नेगेटिव मिल रही है, नेगेटिव अगर अप्लाई हो रही तो पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है। तो ये दो जो चीज़ें हैं ये आपको दिमाग में रखनी है, याद करके रखनी है। नॉन इन्वर्टिंग में क्या होगा, इन्वर्टिंग में क्या होगा, याद रखने का तरीका भी है। एक क्या है, 1 + RF/R1, और दूसरा है -RF/R1। तो माइनस जहाँ आ रहा है इसका मतलब क्या है, इन्वर्ट कर रहा है तो इन्वर्टिंग है, और जहाँ माइनस नहीं आ रहा है वो वाला फॉर्मूला प्लस में चल रहा है, तो वो कौन सा है, नॉन इन्वर्टिंग का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस जो है वो इस पे करके देखते हैं, देन उसके बाद में सॉल्यूशन। अच्छा, मान लीजिए दोनों पे वोल्टेज आ जाए तो सिंपली बात है, दोनों पे अगर वोल्टेज आपको गिवन है तो आप क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए, चलो उसको अभी देख लूँगा मैं, एक साथ जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ से चलो एक एग्जांपल मैं ले ही लेता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। डिफरेंशियल मोड अगर होगा तो क्या होगा, इन्वर्टिंग हो गया, नॉन इन्वर्टिंग हो गया, एक है डिफरेंशियल मोड। डिफरेंशियल मोड का मतलब है कि अगर आप मान लीजिए दोनों पे वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं तब क्या होगा, है ना। इन्वर्टिंग ये हो गया,
इन्वर्टिंग हो गया, नॉन इन्वर्टिंग ये हो गया। अब डिफरेंशियल मतलब दोनों पे अगर आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, है ना, उसकी बात कर लेते हैं। अगर ये दोनों आपको क्लियर है तो वो अपने आप हो जाएगा, लेकिन फिर भी क्योंकि मान लीजिए नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन अगर दे देते हैं तो किस तरह से उसको सोल्व करेंगे उसकी बात हम करते हैं। तो तीसरा जो है हमारे पास नेगेटिव फीडबैक का ही रहेगा, डिफरेंशियल मोड, ठीक है। थर्ड हमारा है डिफरेंशियल मोड। डिफरेंशियल मोड का मतलब दोनों ही टर्मिनल पे आपको क्या मिलेगी, वोल्टेज मिलेगी, ठीक है। तो उसका कैसा हो जाएगा वैल्यू, तो ये आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव, ये आउटपुट से हम क्या करेंगे, एक फीडबैक किसमें, इन्वर्टिंग वाले पे, क्या एक रेजिस्टेंस जो R1 होगा, ये RF होगा, यहाँ पे आपको एक वोल्टेज मिल जाएगी इस तरह से, ठीक है। इसे Vin2 कह देते हैं। यहाँ से जो है एक रेजिस्टेंस, देन ये रेजिस्टेंस एक वोल्टेज जिसे Vin1 कह देते हैं, इसको ग्राउंडेड कर देते हैं और इसको भी ग्राउंडेड कर देते हैं, ठीक है। ये इस तरह से आपको वैल्यू मिल जाएगी, जिसके अंदर ये रेजिस्टेंस R2 हो गया, ये रेजिस्टेंस R3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ वोल्टेज और यहाँ वोल्टेज मुझे फाइंड आउट करनी है। इसे मैं कह दूंगा V2, इसे मैं कहूँगा V1 माइनस V2 हम लेते हैं, ठीक है। दोनों का जो डिफरेंस होगा उसे हम क्या कह देंगे, VID कह देंगे, ठीक है। तो इस केस में आपको वैल्यू क्या मिलने वाली है उसकी मैं बात करूंगा, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसके अंदर, ठीक है। अगर ऐसी कोई चीज़ आपको मिलती है तो इसके अंदर जो आपका क्या बोलते हैं कि जो वैल्यू आपको रहेगी, है ना, तो वो हो जाएगी इसके अंदर कि V आउटपुट इक्वल टू माइनस RF अपॉन R1, ठीक है। जब डिफरेंशियल फॉर्म है तो जो आपका गेन रहेगा वो क्या रहेगा, यही वाला रहेगा। और यहाँ जो आप लिखोगे क्या लिखोगे, VID, क्या रहेगा, VID, तो माइनस RF अपॉन R1, और ये हो जाएगा आपके पास V इनपुट 1 माइनस V इनपुट 2। ये आपको वैल्यू इसमें मिलने वाली है, ठीक है। क्या रहेगा, ये आपके पास इसकी वैल्यू। आप इसको सोल्व करके, मैंने आपको पहले कहा मैं सोल्व करके नहीं बताऊंगा, ठीक है। क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि हमें सोल्व करना नहीं है। अगर नेट की क्लास ले रहा होता, जब हम नेट की क्लास पढ़ेंगे तो जरूर सारे के सारे इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे। अभी मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि आपके डायरेक्ट जो है वो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, वही आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पर छोटा सा पूछेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी, ये वाली जो है आपकी आउटपुट वोल्टेज हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो ये भी कंप्लीट है हमारा टॉपिक, और इस तरह से जो है आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट इसके टॉपिक के ऊपर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और एवरेजिंग पे, है ना। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं कि एडिशन कैसे करेंगे और सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, ठीक है। चलिए, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हम एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस करने के बाद में आपको थोड़ा सा ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। क्योंकि अभी तो आपको क्या लग रहा है कि यार हम सब जो भी चल रहे हैं वो कौन से पोर्शन में चल रहे हैं, सिर्फ VID Vin के इसी पोर्शन चल रहे हैं। जब हमें वैल्यू एग्जैक्ट मिलेगी तो कैसे सॉल्व करेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मैं देखता हूँ कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है जो अभी तक हमने पढ़ा उसके ऊपर हो, क्योंकि तीनों तरह के मोड हमने देख लिए हैं, तो कोई ना कोई क्वेश्चन तो ऐसा होगा ही होगा। तो आपकी बुक जो है उसी का क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, अभी तक तो इसमें कुछ इन्होंने दिया नहीं है। ये हो गया एडर हम देखेंगे सही, उसके बाद में सब्ट्रैक्टर, और ये भी हम देख लेंगे, इंटीग्रेटर ये भी हम देखेंगे। सब चीज़ें अभी ग्राफ बनाना जो बना लेंगे हम लोग, ठीक है। और देन उसके बाद में यहाँ से ये भी क्वेश्चन, अच्छा ये वैसे एडर के इनके ही क्वेश्चन है। वैसे नॉर्मली जो भी आपको क्वेश्चन दिए एडर सब्ट्रैक्टर इनके क्वेश्चन है, तो पहले हम वो देख लेते हैं जो इनके एडर सब्ट्रैक्टर वगैरह कैसे होते हैं, इनके डायग्राम। देन उसके बाद में हम आगे बात करेंगे किसकी, अपने इसकी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, है ना। तो सबसे पहले जो है एक चीज़ है ना, इसमें इसको यूज़ करने के जो तरीके हैं उसमें 3-4 तरीके हैं। पहला जो होता है उसे बोलते हैं बफर, है ना। बफर जो है, बफर का मतलब ये होता है कि जब आपको
जो इम्पीडेंस मिसमैचिंग होती है उसको ठीक करना। जैसे मान लीजिए आप जैसे मान लीजिए दो डिवाइसों को कपल कर रहे हैं ना, आपस में कपल कर रहे हैं, तो क्या होगा, मान लीजिए एक का जो इनपुट हाई है उसको लो इनपुट से, लो को हाई से इनपुट से अगर मान लीजिए आप क्या करते हैं उसको जोड़ते हैं, तो बीच में क्या लगाते हैं, बफर लगाते हैं, ताकि वो इम्पीडेंस क्या हो जाए, मैचिंग हो जाए। और बफर का मतलब क्या है, बफर का मतलब है कि जब आपका ये जो है वोल्टेज गेन जो है वो गेन कितना हो, 1, अगर 1 गेन है तो इसका मतलब वो किसकी तरह बिहेव करेगा, बफर की तरह बिहेव करेगा। तो पहला आपके पास क्या है, तो मैं बुक्स के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ, जो आपके टॉपिक है, पहला जो है वो है यूनिट गेन बफर। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, यूनिट गेन बफर। ठीक है, यूनिट गेन बफर यूज कहाँ होता है, इम्पीडेंस मैचिंग के अंदर। ठीक है, कहाँ होता है, इम्पीडेंस जब आपको मैचिंग करवाना होता है उस केस में ये कपल करते हैं, जब हम उसके अंदर जो है इसको काम में लेते हैं। ठीक है, चलिए कैसा होता है डायग्राम, तो डायग्राम मैंने यूनिट गेन कितना होना चाहिए, यूनिट, तो इसका मतलब क्या है कि जब आप इसको इस तरह से कनेक्ट करते हैं ये आउटपुट, तो सिंपली आप क्या करते हैं, इन दोनों को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। आउटपुट से क्या करते हैं, इस तरह से शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, और इनपुट जो है आप यहाँ देते हैं। ठीक है, ये आपकी इनपुट है। ठीक है, तो जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट में क्या मिल जाएगा, जितनी इनपुट है उतना ही क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, जितनी इनपुट है उतना ही क्या मिलेगा, आउटपुट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वोल्टेज मैं यहाँ लिख देता हूँ इस तरह से। ठीक है, इसको बोलते हैं बफर, यानी कि सिंपली आप इसको अगर जोड़ देते हैं तो कितना होगा बफर, और इसका जो गेन होता है ना, वो गेन कितना होता है, 1 होता है इसका गेन। बस ये आप दिमाग में रखेंगे, है ना। बफर का सिर्फ डायग्राम दिमाग में रखेंगे, डायग्राम आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है जब आप बीएससी और एमएससी वाले क्वेश्चन की, बफर का डायग्राम कौन सा है लिखिए। ठीक है, उसमें आपको एक रजिस्टेंस बना के दे देंगे, 2 रजिस्टेंस बना के दे देंगे, अलग अलग तरह का इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग करके दे देंगे। तो बफर में क्या है, जो आप फीडबैक दे रहे हैं उस फीडबैक के अंदर कोई रजिस्टेंस नहीं होता है, सिंपली हमने क्या किया, एक वायर से इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो वो क्या हो गया, बफर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब जो है इंपॉर्टेंट आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन जहाँ से स्टार्ट होंगे उसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें जो आपका फीडबैक वाला है उसके अंदर, है ना, क्लोज लूप गेन के अंदर। तो सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे एडर। एडर का मतलब है कि जब आपको वोल्टेज, आउटपुट में जो वोल्टेज हम चाह रहे हैं वो क्या हो, आपस में ऐड हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एडर बोलेंगे। ठीक है, तो दूसरा है एडर। अब एडर कैसा होगा, तो आप देखिए एडर के अंदर जो है नेगेटिव पॉजिटिव, ये आपके यहाँ पे आउटपुट से जो है एक फीडबैक जाएगा, इस फीडबैक रेजिस्टेंस को हम RF से डिनोट करते हैं। इधर जो है इनपुट में एक रेजिस्टेंस ऑलरेडी हो गई जिसे हम R1 कहेंगे। ठीक है, अब दोनों टर्मिनल है, तो जो एडर है वो दोनों से बनाया जा सकता है। ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग वाले से भी बना सकता है और इन्वर्टिंग वाले से ही उससे भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अभी मैं जो पहले बना रहा हूँ किससे बना रहा हूँ, जो हमारा इन्वर्टिंग वाला मोड है उससे। ठीक है, तो इन्वर्टिंग वाले मोड में क्या होगा, R1। ठीक है, फिर यहाँ से क्या करता हूँ, एक और रेजिस्टेंस, ये R2, एक और रेजिस्टेंस, ये R3। ठीक है, इस पे वोल्टेज मैंने V1 दे दी, इस पे V2 दे दी, और इस पे V3 वोल्टेज दे दी। इसको मैंने क्या कर दिया है, ग्राउंडिंग। ठीक है, तो ये कौन सा एडर है, वोल्टेज किस पे दे रहे हैं, इन्वर्टिंग वाले पे, तो ये एडर कौन सा हुआ, इन्वर्टिंग। कौन सा एडर है, इन्वर्टिंग है। ठीक है, इसकी आउटपुट वोल्टेज कितनी आएगी उसकी मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो जो इसकी आउटपुट वोल्टेज आपको मिलने वाली है इन्वर्टिंग वाले मोड की, वो आउटपुट वोल्टेज हम निकाल सकते हैं नॉर्मली। देखिए यहाँ से क्या होगा, करंट फ्लो करेगी। ठीक है, I1, I2 और I3। ठीक है, ये इसमें क्या करेगी, करंट फ्लो करेगी। यहाँ से जो करंट होगी कितनी होगी, इधर जाएगी वो I, और इसे मैं क्या कहता हूँ, वर्चुअल ग्राउंड। ये क्या है, हमारा वर्चुअल ग्राउंड है। ठीक है, तो इसका मतलब जो करंट इस तरफ, ये जो होता है ना, यहाँ हमने क्या कहा था कि रेजिस्टेंस जो है वो कितना होता है, इनपुट इनफाइनाइट, तो इस तरफ कोई करंट नहीं जाएगी, तो सारी करंट जो तीनों है वो किधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब इसको मैं आउटपुट से दे देता हूँ, तो मेरी आउटपुट जो करंट होगी यहाँ पे I0, वो क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 का सम होगी। ठीक है, जो आउटपुट है वो क्या होगी, इन तीनों का सम हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद में क्या है, नेक्स्ट आप यहाँ से देखेंगे, तो ये जो वोल्टेज है इसे हम V2 से डिनोट करते हैं, यहाँ वोल्टेज किससे करते हैं, V1 से, लेकिन V2 किसके बराबर है, 0 के। तो अगर इसके अकॉर्डिंग में चलूँ तो क्या इक्वेशन बन जाएगी मेरी, कि यहाँ से देखो ये है आउटपुट, करंट किस तरफ जा रही है, इस तरफ, लेकिन आज किस तरफ रहे, इसके अपोजिट आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, जिधर करंट जा रही है उधर से आप इसको सोल्व करना स्टार्ट करें। ठीक है, करंट किधर से जा रही है, इधर से जा रही है, तो इसका मतलब
V2 माइनस V आउटपुट अपॉन RF, ये करंट होगी। इसमें इधर जा रहे हैं तो करंट किधर से किधर जाती है, हायर टू लोअर, तो इसका मतलब V2 माइनस V आउटपुट अपॉन रेजिस्टेंस, इसमें आ जाइए। इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल में। ये करंट कहाँ से कहाँ जा रही है, इसमें जा रही है, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, V1 माइनस V2। अच्छा, इसको मैंने V2 बोल दिया क्या, ये V2 दो बार आ गया इसलिए कन्फ्यूजन रहेगा। तो V2 की जगह हम ले लेते हैं इसको, मान लीजिए VABC है ना, VA VB और VC ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा VA माइनस V2 अपॉन रेजिस्टेंस कितना आ रहा है बीच में, R1, प्लस अगला क्या है VB माइनस V2 अपॉन रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, R2, प्लस VC माइनस V2 अपॉन रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, R3, ठीक है। V2 कितना है, क्योंकि वर्चुअल ग्राउंड है तो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। 0 होगा तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस V आउटपुट अपॉन RF इज इक्वल टू, इक्वेशन यहाँ से VA अपॉन R1 प्लस VB अपॉन R2 प्लस VC अपॉन R3, कुल मिला के V आउटपुट इज इक्वल टू, उधर ले जाएंगे तो माइनस, ठीक है, RF अपॉन R1 VA माइनस RF अपॉन R2 VB माइनस RF अपॉन R3 VC। अगर R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R है, मान लीजिए सारे रेजिस्टेंस सेम है, तो V आउटपुट क्या हो जाएगा, माइनस RF अपॉन R, और इधर अंदर क्या हो जाएगा, VA प्लस VB प्लस VC। तो आउटपुट में क्या हो रहा है, आउटपुट के अंदर ये इक्वल है ना, इनका एडिशन हो रहा है। अब मान लीजिए RF और RB आपने क्या ले लिया, इक्वल ले लिया, मान लीजिए दोनों की वैल्यू क्या कर दी, इक्वल। तो जो आउटपुट वोल्टेज यहाँ से मिलेगी, यहाँ लिख रहा हूँ, वो आउटपुट क्या हो जाएगी, माइनस VA प्लस VB प्लस VC, ठीक है। तो हो गया एडर। तो जब आपको एडर बनाना है तो एडर में क्या होगा, इस तरह का अगर आपके पास केस आता है, ठीक है, जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे इस तरह की चीज़ आए तो आपको करंट वाला लेना है वो, ठीक है। इसको क्या मानना है, मानना क्या होता है, ये क्या होता है, वर्चुअल ग्राउंड होता है इस वाले केस के अंदर, ठीक है। तो वो आपको लेके चलना है, इस वाले इक्वेशन से सोल्व करेंगे। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है तो न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, कोई समस्या थोड़ी है, ठीक है। आपको आंसर फाइनली मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको एडर क्यों कहा, क्योंकि अगर ये सारे रेजिस्टेंस इक्वल हैं, ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू RF है, तो उस केस में क्या होगा, ये आपके पास जो वैल्यू मिलेगी फाइनली वो क्या हो जाएगी, इन तीनों का सम मिल जाएगी। ये किस में है, इन्वर्टिंग मोड में। जब नॉन इन्वर्टिंग में चलेंगे तो यहाँ पे कुछ दूसरी वैल्यू में, नॉन इन्वर्टिंग में क्या होगा, ये यहाँ रखेंगे तो आपको जो आउटपुट में मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 प्लस में मिलेगा। तो उसको इस तरह से सेट करना है कि फिर से वो क्या मिल जाए, आपको 1 के इक्वल मिल जाए, टोटल मिला के पूरी इक्वेशन, ठीक है। तो ये कौन सा हमारा नॉन इन्वर्टिंग वाला जो है वो मोड में हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। कोई समस्या यहाँ तक, चलिए नेक्स्ट इक्वेशन में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सबट्रैक्टर, है ना। टाइम देख लेते हैं कितना हुआ, 48 मिनट हुए है अभी अपने पास टाइम। तो नेक्स्ट है सबट्रैक्टर, ठीक है। तो सबट्रैक्टर पर चलते हैं। अब या इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवा देता हूँ, चलिए इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको करवा ही देता हूँ यहाँ पे एडर का। तो एडर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारे पास है क्या, चलिए वैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है नहीं, इसके अंदर अपने पास गिवन डिफरेंशियल फॉर्म का है ना, इन्वर्टिंग मोड में दे रखा है ये वाला, और ये हो गया एस क्लोज है, ये डिफरेंशियल मोड का क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे। चलिए ये क्वेश्चन है, ये मैं करके दिखाता हूँ आपको, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना, कि वैल्यू क्या आती है उसकी बात हम करते हैं। ये आपने लिख लिया होगा, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपको ये V1 गिवन है, ठीक है, यहाँ V2 गिवन है, यहाँ V3 गिवन है, ठीक है। और उसके साथ साथ में जो है ये जो रेजिस्टेंस है ये R है, ये रेजिस्टेंस जो दिया है वो R/2 है, सॉरी R/2 है, ये रेजिस्टेंस जो गिवन है वो R/3 है, ठीक है। अब क्योंकि इसको V2 बोल दिया तो इसको मैं V डैश कह रहा हूँ, ठीक है। V डैश इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि V2 मैंने यहाँ लिया, क्वेश्चन में गिवन है तो इसको मैं क्या मानता हूँ, वर्चुअल ग्राउंड, तो उसको मैंने V डैश से डिनोट कर दिया है। अब क्या है अपने पास कि इसने पूछा है कि आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी, ठीक है, या इसमें कह सकते हैं कि इसमें AF फाइंड आउट करने के लिए हमें बोला है, कितना फाइंड आउट करने के लिए बोला, AF है जो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ठीक है। तो AF हम फाइंड आउट इसकी करते हैं कि कितना आता है, RF अपॉन
जो है उसकी हम या फिर कह सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज वो कितना आ रहा है उसकी बात कर लेते हैं। आउटपुट वोल्टेज है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा के पूछा कि आउटपुट वोल्टेज कितना होगा जब RF और ये सब चीज़ें आपको RF की वैल्यू भी गिवन है क्या, RF की वैल्यू R के बराबर है, ठीक है। RF की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, R के बराबर है। तो अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये कितना होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले क्या है, वही आप देखेंगे कि आउटपुट जो वोल्टेज होगी या करंट जो होगी वो क्या होगा, वो होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अब यहाँ से देखिए नेक्स्ट जो ये है वो कितना हो जाएगा, V डैश माइनस V आउटपुट अपॉन R इक्वल टू, नेक्स्ट में क्या है I1 कितना हो जाएगा, V1 माइनस V डैश अपॉन R प्लस V2 माइनस V डैश अपॉन R बाई 2 प्लस V3 माइनस V डैश अपॉन R बाई 3, ठीक है। इनको सोल्व कर लीजिए। तो माइनस V नोट अपॉन R, क्योंकि ये कितना है V डैश 0 है ना, V डैश हमारा कितना है 0 वर्चुअल ग्राउंड की वजह से, ये हो जाएगा V1 अपॉन R प्लस V2 अपॉन, तो इसको इस तरह से ले लीजिए 2 V2 अपॉन R प्लस अगला कितना हो जाएगा 3 V3 अपॉन R, ठीक है। बाकी सब 0 है, कुल मिला के R सब में से कैंसिल, तो V आउटपुट इज इक्वल टू माइनस V1 प्लस 2 V2 प्लस 3 V3, ये आउटपुट होगा, ठीक है ना। बड़ा सिंपल है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है अगर ये गिवन आपको है तो पहली बात तो क्या, हम इस डायग्राम को देखते ही घबरा जाते हैं, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, आप एक बार इनकी प्रैक्टिस करिए, आराम से सोल्व करिए, आप आराम से इस चीज़ों को कर पाएंगे, कोई बहुत बड़ी समस्या इसके साथ नहीं है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज के लिए इतना ही काफ़ी, क्योंकि हमें एक वीडियो और बनाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ में क्योंकि जो है हमारा ऑपरेशन एम्पलीफायर, उसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपने को अंदर जाके डीप नहीं पढ़ना। अगर यही मैं मान लीजिए आपको नेट की क्लास ले रहा होता तो कम से कम इस पर ज़्यादा नहीं तो आप मान के चलिए 6 से 7 लेक्चर तो इस पर आराम से बनाने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास क्या सिर्फ सिंपल चीज़ें हैं, उसको पहचानना और उसको सोल्व करना, सिंपल जो चीज़ें हैं ना, एडर वगैरह है, तो हमने एडर देख लिया है इन्वर्टिंग वाला। अब हम कल देखेंगे जो है, मान लीजिए कि उसकी अगर बात करते हैं सब्ट्रैक्टर की, फिर इंटीग्रेटर की और डिफरेंशिएटर की, ठीक है। और वैसे लोग का भी देख सकते हैं, जब डायोड यूज़ करते हैं लोग का, लेकिन उस तक मैं नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ इन इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, एडर और जो आपके सब्ट्रैक्टर उनकी बात करूँगा। 3 जो है कल हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्टर, अगली जो क्लास होगी उसके अंदर सब्ट्रैक्टर पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्टर के साथ में जो है इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर, और उनके बाद में उनका न्यूमेरिकल क्वेश्चन थोड़े बहुत जो है कैसे आपको सिंपली पूछे जाते हैं। दूसरी बात है क्योंकि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके साथ साथ जो पूछा जाएगा वो नॉर्मली यहाँ पे भी वोल्टेज और यहाँ पे वोल्टेज देके फिर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन अभी तक मैंने जो भी आपके फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के रिलेटेड देखा है तो एडर से आगे अभी तक बढ़े नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक स्टेप आगे चलेंगे, तो वो तीनों जो है वो नेक्स्ट वाले में कर लेंगे। बाकी क्योंकि ये पोर्शन थ्योरेटिकल था, इससे पहले वाला ओपन लूप के बारे में जो भी इनके बारे में इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, इनपुट कितना होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस कितना होगा, ये कितना होगा, वो सारी चीज़ें आप जो है एक बार दिमाग में बैठा लें, उनको याद करना है आपको, ठीक है। बीएससी वाले पोर्शन में मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो यूजी वाला पोर्शन है, उस यूजी वाले पोर्शन में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 55 जो क्वेश्चन आएंगे वो क्या आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन मैक्सिमम होंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल आएगा तो भी इतना सिंपल सा कोई न्यूमेरिकल देंगे आपको। मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल आपको हार्ड पढ़ेंगे वो कहाँ पढ़ेंगे, आपके सीनियर सेकेंडरी वाले में, और उसको मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल आपको सारे करवाएं उसके, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।